हेलो फ्रेंड्स, मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। मैं शेखर सर आपको जो पीएचई पढ़ा रहा था, पीएचई की उसी श्रृंखला में जहाँ के हम लोग केमिकल वाटर पैरामीटर तक पहुँच चुके थे। और केमिकल वाटर पैरामीटर में दो चीज़ें पढ़ भी लिया था मैंने। क्या क्या पढ़ा? डिजॉल्व सॉलिड पढ़ लिया था, पीएच पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये सभी बात जो भी हम लोग कर रहे हैं सब ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में चलते हुए हम लोग आज की बात अगर जो करेंगे तो हम लोग थर्ड पे जब चलेंगे तो नाम है एल्कनिटी, एल्कनिटी ऑफ वाटर। एल्कनिटी की बात करने से पहले हम लोग पीएच में जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, पीएच स्केल पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच का जो वैल्यू होता है वो 0 to 14 के बीच में वेरी करता है। 0 to 14 के बीच वेरी करता है, इसके कहने के मीन्स की कि पीएच का स्केल इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक चीज़ें निकल के आई कि जो पीएच का रेंज होता है, जो पीएच का रेंज होता है बेटा, वो क्या होता है? 0 to 14 होता है। बट मैंने एक स्केल बताया था कि इसकी वैल्यू बढ़ती कैसी है, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट उस पर डिस्कस करने के बाद फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोगों ने एक स्केल बनाया था कि ये पीएच स्केल है। यहाँ ये 0 से शुरू हुआ, ये 7 हुआ और ये 14 हुआ। ये हमारा पीएच है। इस स्केल पे बिलो 7 जो था वो एसिडिक वाटर था। क्या था? एसिडिक वाटर था। एबव या ग्रेटर देन 7 जो था ये बेसिक वाटर था। क्या था भैया? बेसिक वाटर था। तो इस चीजों पे हम लोग डिस्कस कर लिया था। तो बेसिक वाटर जो होता है इसी को हम लोग एक नए टर्म से जानते हैं, इसको बोलते हैं एल्केलिनिटी। क्या? एल्केलिनिटी मीन्स एल्किनिटी की बात करेंगे। मीन्स एल्किनिटी ये निकल के आया कि वाटर की एल्किनिटी हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे एल्किनिटी होती क्या चीज़ है, तो उस पर जाने से पहले हम लोग क्या पता होना चाहिए? स्केल पता होना चाहिए। किसका? पीएच का स्केल पता होना चाहिए। हम लोगों ने देखा था 0 जो है मोर एसिडिक है, 7 क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। मीन्स डिस्टिल वाटर का पीएच होता है। डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है वो डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है भैया वो कितना होता है? 7, जिसका यूज हम लोग बैटरी वगैरह में करते हैं। इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं करते। बट हमारा जो पीने वाले पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होता है, अगर उस पर बात कर लें, ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच होता है, ड्रिंकिंग वाटर का जो पीएच होता है वो होता है 6.5 to 8.5। ये ड्रिंकिंग वाटर का पीएच है और हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट टर्म है एल्किनिटी, जिस टर्म के बारे में आज हम लोगों को डिस्कस करना है, एल्किनिटी, इस पे डिस्कस करने का मीन्स है कि एल्किनिटी होती क्या चीज है। तो हम लोगों ने जितना भी पैरामीटर पढ़ा है, फिजिकल पैरामीटर पढ़ा है, अब केमिकल पढ़ रहे हैं, तो केमिकल वाटर पैरामीटर की जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग 4 चीजों पे बात करेंगे। वो 4 हर एक पे अप्लाई करते रहेंगे। 4 हर एक पे अप्लाई करते रहेंगे, कहने के मीन्स ये 4 है क्या? तो इस पे अगर हम लोग देखें तो यही तो 4 चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या? सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना है? सोर्स ढूंढना है कि सोर्स क्या है। फिर अगर हम सेकंड बात करें, इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? मेजरमेंट। एंड लास्ट पॉइंट है लिमिट। किसी भी पैरामीटर को अगर जानने से पहले कि हमें क्या पता करना है कि ये एल्कनिटी जो आएगी वाटर में, कहीं ना कहीं से तो आएगी, कुछ ना कुछ इसका सोर्स होगा। उसी सोर्स के थ्रू ये एल्कनिटी हमारे वाटर में आएगी। तो इसका सोर्स ढूंढना है कि सोर्स क्या क्या होगा। तो सोर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सोर्स होने के बाद इसमें क्या है कि जब ये अगर ये वाटर में आ गया, वाटर एल्कलाइन हो गया, मीन्स बेसिक वाटर हो गया और ग्रेटर बेसिक हो गया, मीन्स एल्कलाइन हो गया, ये हमारा क्या 8.5 के अबव जा रहा है। मीन्स क्या है? कहीं ना कहीं हमें हार्मफुल इफेक्ट देगा ना, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ना।
उस इंपैक्ट को देखेंगे कि इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, उसके इंपैक्ट देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे कि अच्छा ये एल्कनिटी जो वाटर में आई है, सोर्स भी पता चल गया, इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है इस पे पता चल गया। तो जो ये आया है वाटर में किस क्वांटिटी में मिला हुआ है, इसके क्या हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि क्या क्वांटिटी है, किस किस चीज का है, क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, उसमें किस क्वांटिटी में मिला हुआ उसका मेजरमेंट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट में ये सब अगर आ ही गया है, वाटर में है, तो कितना हम एक्सेप्टेड लिमिट होगी, एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होगी, हम कितना एक्सेप्ट करेंगे और कितने के बाद उसको रिजेक्ट कर देंगे, और कहां तक इसको एक्सेप्ट करेंगे और किस लिमिट के बाद उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं और वही इसका डिस्कस करते हुए एकदम दिमाग खोल के एकदम बत्ती जला के बैठ जाओ, 100% चीजें समझ में आएंगी। आइए, एल्कनिटी की बात अगर हम लोग करें तो एल्कनिटी की बात करने से हमें एक चीजें निकल के आती हैं कि वाटर की जब बात अपने दिमाग में, चीजें पिछले वीडियो से आप लोग कनेक्ट करिएगा कि पीएच पे ही सारी चीजें हैं। ये जो वैल्यू आ रही है इट टोटली डिपेंड्स ऑन पीएच, मींस पीएच पे ही डिपेंड है। अब देखा जाए कि अगर ये कह क्या रहा है, सिर्फ पहले एल्कनिटी का डेफिनेशन देख लिया जाए। एल्कनिटी का डेफिनेशन क्या होता है, होता क्या है, ये वाटर में H+ आयन को न्यूट्रलाइज करता है, H+ आयन को न्यूट्रलाइज करता है। देखिए डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ वाटर, एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन और concentration of all the ion in water which are capable of neutralizing hydronium ion is known as alkalinity of water। मीन्स निकल के ये आया कि हमारी वाटर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें जो हाइड्रोनियम आयन है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये हाइड्रोनियम आयन, जैसे हम मान लीजिए हमने यहां से देखा H2O, यहां से इसको ब्रेक किया तो क्या आया, H+ + OH नेगेटिव, यही तो आयन है वाटर, यही तो होना चाहिए। इसी हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे वाटर में एबिलिटी हो कि इसको न्यूट्रलाइज कर ले, वही क्या कहलाएगा, एल्कनिटी कहलाएगा। दूसरे सेंस में अगर इसकी बात करें तो दूसरे सेंस में बात करने से मीन्स एक चीज निकल के आ रहा है, इट इज कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। क्या होना चाहिए, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए टू न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, जो उसमें एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो डेफिनेशन क्लियर है कि जो हमारे वाटर में H+ आयन मिले होते हैं, हमारी वाटर की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसी H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कनिटी बोलेंगे। दूसरे टर्म में अगर बोले, इट इज कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड, उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमारे एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर दे। और ये कैसे टूटता है, वाटर को अगर हम ब्रेक करें तो इस फॉर्म में ये टूटता है। अब आया जब ये चीजें बात कर लिया तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, सोर्स पे बात करें, इसमें क्या क्या चीजें मिली होंगी, किस किस सोर्स पे होगा, किसकी वजह से ये ज्यादा आएगा। तो इसके 3 मेजर सोर्सेस हैं, 3, जिससे मैक्सिमम आपके वाटर में एल्कनिटी जो प्रोड्यूस होता है, जो आती है वाटर में एल्कनिटी, उतनी 3 कारणों से आती है। वही 3 कारण है, वो क्या है, CO3 नेगेटिव, COH नेगेटिव 3 ये हो गया, और OH मीन्स अगर हम इसको यहां लिख दें तो क्या है, CO3 2 नेगेटिव एंड SCO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ये क्या है, आपके मेजर एल्कनिटी है। मेजर एल्कनिटी है मीन्स इन्हीं 3 की चोजेस, मीन्स अगर ये वाटर में हमारे मिला हुआ है, मीन्स हम ये कहेंगे कि 100% जो एल्कनिटी प्रोड्यूस होगी वाटर में, जो 100% एल्कनिटी आएगी, इन्हीं तीनों के कारण आएगी। किसके, CO3
2 नेगेटिव HCO3 नेगेटिव एंड OH का जो आयन है, नेगेटिव आयन है, इसी की वजह से 100% जो मेजॉरिटी है एल्केनिटी इसी की वजह से आती है। मींस हमें क्या लर्न करना है, हमें जानना क्या है कि यही तीन चीज अगर वाटर में हमने फाइंड आउट कर लिया कि CO3 2 नेगेटिव या SCO3 नेगेटिव या OH आयन अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट है, मींस वाटर क्या है, एल्कलाइन वाटर है। अगर हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये प्रेजेंट है तो हमारा वाटर क्या है, एल्कलाइन वाटर है। चीजें समझ में आ गई? ये मेजॉरिटी है, लेकिन इसकी माइनॉरिटी भी तो होगी ना। इसकी क्या है, माइनर एल्किलिटी किसकी वजह से आता है, तो माइनर एल्किलिटी जो आता है भैया BOH का 4, ये वाला H3 ब्रैकेट में SiO का 4 और HS NH3 H2PO4 एंड HPO4 का ट्वाइस, इससे भी आता है। ये मेजॉरिटी है, बट इसको हम लोग क्या लेते हैं, 0% होता है। जो मेजर टर्म है, मेजर टर्म पे आपको विशेष फोकस करना है, वो क्या है, यही 3 मेजर टर्म है। और इसी मेजर टर्म की वजह से अगर ये वाटर में प्रेजेंट है नेगेटिव साइन के साथ, मींस क्या है, हमारे वाटर में एल्केनिटी है। और 100% मेजॉरिटी इसी पे डिपेंड करती है कि इसमें एल्केनिटी प्रेजेंट है। चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए अब सोर्स जो वहां था, सोर्स कैसे जनरेट हुआ है, वो जो वैल्यू आई है वो कैसे जनरेट हुआ है, हम लोग उस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो सोर्स पे देखें, तो सोर्स अभी भी जैसे हम लोग बात करते आए हैं कि सोर्स हमारा जो है वो क्या है, हम लोग अभी जहां से पढ़ते आए, या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। सोर्स यही तो है, और तो कोई सोर्स नहीं है। इस नेचर में दो ही चीज है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ यहां क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन भी यहां होगा। मींस क्या है, इसमें डिसॉल्व गैसेस कैसी हैं, वाटर में गैसेस आ गई हैं, डिसॉल्व गैसेस हैं। कैसी कैसी गैसें, CO2 H2S, ये CO2 H2S, ये गैसेस इसमें प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट है इसके कहने का मीन्स कि इसकी वजह से हमारे वाटर में स्मेल आएगा और बैड स्मेल आएगा। मीन्स वाटर में अगर ये चीज आ गई तो यहां से एक चीज और क्लियर हुआ कि अगर वाटर एल्कलाइन हुआ तो उसमें ऑर्डर आ जाएगा, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑलरेडी उसमें दिखने लगेगा। अगर वाटर एल्कलाइन हुआ तो टेस्ट एंड ऑर्डर की बात हुआ, मीन्स क्या, ज्यादा एल्कलाइन जब वाटर होता जाएगा तो क्या बिटर होना जाएगा, कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। मीन्स उसमें कड़वाहट आएगा। एक चीज यहां से अगर कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ डिसॉल्व गैसेस भी मिली हुई हैं, वाटर एल्कलाइन हो गया है, तो एल्कलाइन जब वाटर हो जाएगा तो उसमें क्या है, जो गैस है इसकी वजह से टेस्ट एंड ऑर्डर आ जाएगा। टेस्ट एंड ऑर्डर जब हम उसको टंग पे रखेंगे तो उसमें से कड़वाहट से आएगा, वाटर में कड़वाहट आएगी। ऑर्डर की बात करें तो उसमें स्मेल आएगा, जब नोज के पास ले जाएंगे वाटर को तो उसमें एक बैड स्मेल आएगा। मींस क्या है, अपने आप इसमें एल्कलाइन वाटर होने पे टेस्ट एंड ऑर्डर भी डिफरेंट हो गया। मींस टेस्ट एंड ऑर्डर उसमें आ गया। तो क्या है, जो सोर्सेस हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल जो मिले होते हैं वही इसके सोर्सेस हैं। तो चीजें यहां ये चीज क्लियर हो गई। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ा हुआ है, वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है कि इसमें जो है डिसॉल्व गैसेस मिली हुई हैं। और डिसॉल्व गैसेस को अभी हम लोग आगे इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिसॉल्व गैसेस हो सकती हैं। तो आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S, ये दो गैसेस उसमें ऑलरेडी मिल जाएंगी। ठीक, अब आइए, जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन बनता है, वो रिएक्शन क्या क्या बन सकता है। सोर्स पे देखें तो CO2 प्लस H2O से जो अगर इसके रिएक्शन होगा तो यहां से क्या बन के आएगा। अगर इसका रिएक्शन देखा जाए तो आप यहां से देखिए तो क्या बनेगा, ये
इसको अगर हम लोग यहां से हटाएं, चलिए तो हम एक स्लाइड ले लेते हैं यहां से, आइए CO2 प्लस H2O यहां से अगर हम लोग लेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगा, H2CO3, H2CO3 यहां से देखिए वही तो रिएक्शन बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, H2CO3। तो पीछे देखिए, पीछे क्या कह रहा है ये, यहां से देखिए H2O प्लस यहां से CO2 प्लस H2O से जो बना H2CO3, और इसी को हम लोग क्या नाम बोलेंगे, ये जो मात्रा बना इसी को बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। मीन्स क्या हुआ, H2CO3 जो है यही क्या है, कार्बोनिक एसिड है। क्या भैया, कार्बोनिक एसिड है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये जब जनरेट हुआ तो कैसे हुआ, एक चीज देखिए, अब इसी कार्बोनिक एसिड को हम यहां लेके आए, इसी कार्बोनिक एसिड को दूसरी टर्म पे लेके आए और उससे अगर रिवर्स रिएक्शन कराएं, इसी कार्बोनिक एसिड से अगर इस पॉइंट पे दूसरे में देखिएगा, उसी कार्बोनिक एसिड को मैं यहां लेके आता हूं, ये कार्बोनिक एसिड को यहां लेके आए, यहां से क्या हुआ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का हुआ। मीन्स क्या हुआ, यहां से एक H बाहर चला गया, एक H बाहर चला गया, मीन्स क्या हुआ, ये CO3 नेगेटिव प्लस H प्लस बाहर हुआ, H प्लस बाहर हो गया, यहां से H2CO3 था, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इससे मिलके ये बन जाएगा और इससे मिलने के बाद ये बनेगा। मीन्स ये क्या, H2CO3 जब ये टूटा तो किसमें टूटा, SCO3, SCO3 जो ये टूटा, ये क्या किया, न्यूट्रलाइज किसको किया था, H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज किया था, तभी तो पता चला कि वाटर में एल्कलिनिटी प्रेजेंट है। जो मैंने डायरेक्ट आपसे बताया कि भैया जो SCO3 है, ये SCO3 नेगेटिव जो है, बाइकार्बोनेट की जो बात किया, ये कहता क्या है, मींस इससे क्या हुआ, पहले ये क्या था, कार्बोनिक एसिड था, कार्बोनिक एसिड कैसे जनरेट हुआ, CO3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बीच एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन से H2CO3 बना। अब वो H2CO3 कैसे टूटा, बन तो गया, वो पानी में मिला, गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी ऑलरेडी था, दोनों मिक्स हुआ, तो वहां से क्या हो, कार्बोनिक एसिड बनके तैयार हुआ, ये बन गया है। लेकिन इसका ब्रेकअप कैसे हुआ, कैसे ये जुड़ा होगा, अगर उसको हम लोगों ने ब्रेक किया तो H2CO3 को जब ब्रेक किया तो क्या, SCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस आयन, इसे तो न्यूट्रलाइज किया था। मींस पीछे चले देखिए तो आपको यहां से दिखेगा SCO3 जो है यही क्या है, यही हमारा है बाइकार्बोनेट आयन, यही क्या है भैया, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन, यही तो मैंने बताया था। और मैंने यह भी बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन से और साथ ही साथ उससे डिसॉल्व गैसेस के मिलने से जो सोर्स था, सोर्स हमारा ये बताता है कि उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्स हुआ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला उसमें, और साथ ही साथ उसमें डिसॉल्व गैस भी मिली। तो डिसॉल्व गैस ही तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये तो गैस है और यही तो वाटर है, और इन दोनों के मिलने से यहां एसिड बन गया। कौन से एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्या बना, कार्बोनिक एसिड बन गया। तो चीजें क्लियर हुई कि इस कैसे हुआ। अब इसीलिए मैंने पहले भी आपको पहले H2O को भी ब्रेक करके दिखाया था, इसको भी अगर हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में करें तो ये ऐसा, ठीक क्या है, H प्लस एंड OH नेगेटिव, पानी भी ऐसे टूट सकता है H प्लस आयन में और OH आयन में टूटता है। जब OH आयन में टूटता है तभी तो दोनों की कॉम्बिनेशन मिलके तो pH की वैल्यू आती है। अगर हम एक चीज और लिखना चाहें यहां तो एक चीज ये होता है कि pH प्लस
POH का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। मैंने आपको pH बताया था, POH भी जो है वो क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। मीन्स ये क्या है? ये pH की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। और ये कहां से pH आया? ये जब वाटर का ब्रेकअप हुआ वही तो आया। H2O को कैसे टूटा? यहां से ये कैसे टूटा? H प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक हुआ। ये तो सब काम किससे है? सोर्स से ही तो पता चला कि सोर्सेस मिले होंगे, इसी सोर्स से एक रिएक्शन जनरेट हो गई और उसी रिएक्शन से क्लियर हुआ कि वाटर में एल्कलिनिटी प्रेजेंट है। आइए पीछे जहां थे वहां देखा जाए हम लोग। इस पॉइंट पे जब हम लोग आ गए, यहां से नेक्स्ट में अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब क्या हो रहा है? अब जो हमारा बाइकार्बोनेट है, उसी बाइकार्बोनेट से एक हाइड्रोजन और टूट रहा है। मीन्स क्या है? एक हाइड्रोजन को और छोड़ा कि भाई तू मेरा साथ छोड़, अब मुझे अकेले चलने दे। जैसे अगर सिलेक्शन लेना है तो अकेला चलना होगा, जिधर भीड़ जा रही है उस भीड़ से हट के चलना होगा। भीड़ से हट के चलना होगा कहने के मीन्स कि जिधर भीड़ जा रही है उधर अगर आप गए तो उसमें सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। सिलेक्शन कहां मिलेगा? थोड़ा सा भीड़ से हटिए और अपने आप को सेपरेट करते चलिए, और जिस दिन आप अपने आप को सेपरेट करते चलेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं हर एक चीज का कॉन्सेप्ट जोड़ के, ये कॉन्सेप्ट इस कहां से आया, कैसे ब्रेकअप हुआ, उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, अभी जब ब्रेकअप हुआ इसका, तो यहां से क्या जनरेट हुआ, यहां से क्या जनरेट हुआ उसको देख लिया जाए। एक चीज और हम यहां ले ले, बाइकार्बोनेट आया, CO3 नेगेटिव, ये बना, यहां से रिवर्स रिएक्शन था, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, रिवर्सिबल। मीन्स क्या हुआ? अब यहां से क्या हो जाएगा? CO3 नेगेटिव प्लस H प्लस आयन, यहां से फिर बाहर हो गया। एक एल्केनेटी हमारी और आ गई। इसके पहले हमने ये पढ़ लिया था, ये था कि वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्रेजेंट था, यही तो था। मेजर एल्केनेटी जो आ रहा था बेटा, वो किसकी वजह से आ रहा था? इसी की तो वजह से आ रहा था, ये OH नेगेटिव, यही तो था मेजर ना। मेजर पार्ट हमारे एल्केनेटी का यही था, यही था कहने का मीन्स कि मेजॉरिटी जो था वाटर में एल्केनेटी प्रेजेंट होने का, वो इसी की वजह से था। अब उसी का मैं ब्रेकअप कर रहा हूं कि ये रिएक्शन के थ्रू कैसे बनेगा, रिएक्शन के थ्रू ये कैसे बना है, कैसे सेपरेट हो रहा है, कैसे भीड़ से अपने आप को अलग कर रहा है। फिर ये पता चला कि इस वाटर में तो एल्केनिटी प्रेजेंट है। देखिए ये था क्या है? बाइकार्बोनेट। क्या है ये? बाइकार्बोनेट। अभी जब ब्रेक हुआ, अब किस में आया? अब किस में आया? इसको यहां देखिए तो चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। अब क्या हो गया? कार्बोनेट आयन हो गया। क्या हो गया? कार्बोनेट आयन हो गया। यहां से देखिए इसमें क्या हो गया बेटा? अब ये किस में बदल गया? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन बन गया। देखिए रिएक्शन के थ्रू एकदम आराम से सोर्सेस पे डिस्कस करते हुए, एकदम फोकस करते हुए, अपने टारगेट को रखते हुए, कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए, और उसको अभी हम लोग क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे इसको फिनिश करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, तुरंत इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, यहां से पता चल गया, यहां से हाइड्रोनियम आयन निकल गया, हाइड्रोनियम आयन यहां से बाहर हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अब इसके साथ फिर से क्या हुआ? अब ये कार्बोनेट आयन फिर से पानी के साथ मिला, कहां गया? वाटर में गया। अब जब ये वाटर में गया, आइए कितना बढ़िया चीज है, यही से मजा आता चला जाएगा आपको।
अब क्या आया, CO3 नेगेटिव प्लस H2O। देखिए CO3 नेगेटिव प्लस H2O, यहां से अगर आप देखेंगे भैया ये क्या हुआ, SCO3 प्लस OH नेगेटिव, अलग तो हुआ। 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहां से 3, चलिए गुड, वो बैलेंस हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, यहां से क्या आ गया, बाइकार्बोनेट भी आ गया, एंड यहां से हाइड्रोक्सिल आयन भी आ गया, हाइड्रोक्सिल आयन भी आ गया। ठीक, तो दोनों मेजॉरिटी जो था वो यहां से क्लियर हो गया। और इसी रिएक्शन में देख लीजिए कार्बोनेट आयन भी है, कार्बोनेट आयन भी है, और इसको देखिए अब धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता जा रहा है। ठीक, मींस सोर्सेस पे हम लोग डिस्कस कर लिया कि सोर्स क्या क्या था, क्या मेजर सोर्स है, 3 मेजर सोर्स है, उसी 3 मेजर सोर्स पे आप लोग डिस्कस करते रहिए और इसी को हमेशा याद रखिए, इसी को हमेशा याद रखिए और इसको याद करते रहिए, और यही आपका पालनहार बनेगा। क्या, CO3 नेगेटिव, फिर क्या है SCO3 2- नेगेटिव, और साथ में OH नेगेटिव, ये मेजॉरिटी है एल्केनिटी का, और यही क्या है, मेजॉरिटी है एल्केनिटी का भैया। और ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एल्केनिटी, और उसमें चारों दे दिए, 3 ये दे दिया और 1 लिख दिया ऑल ऑफ अबव। अगर आपको ये चीजें नहीं पता हैं तो आपको एक तो मार देंगे, और बहुत तुक्का मारा किसी ने तो कोई से एक को मार दिया, आपको एक पता है तो एक मार दिए, बट ये चीजें ऑलरेडी तीनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक, चलिए कहाँ गया, यहां से चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए इसके इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे, इसका इंपैक्ट क्या होता है। अब सोर्स भी पता हो गया, सोर्स पता होने के बाद अब हम लोग इसके इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो इसका कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, उस इंपैक्ट पे बात करते हैं। इंपैक्ट मैंने बताया था कि एक्सेस ऑफ एल्केनिटी इंपैक्ट बीटर टेस्ट, मींस कड़वाहट हो जाएगा, बीटर टेस्ट आएगा, पानी में कड़वाहट आ जाएगी। जैसे ही आप अपने टंग से टच कराएंगे वाटर, आप तुरंत बता देंगे इसमें कड़वाहट आ रहा है, मीन्स कड़वाहट आ रहा है, इससे क्लियर हो गया कि वाटर एल्कलाइन है। मीन्स इस वाटर का ट्रीटमेंट करना है, पहले एल्कलिनिटी को रिड्यूस करो, कम करो, ड्रिंकिंग वाटर के पीएच के बीच में लेके आओ, तब वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए है। बट अगर उससे ज्यादा है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा। सेकंड क्या कह रहा, प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ द एल्कलिनिटी इज दैट लीड्स टू इनक्रस्टेशन इन पाइप। कहां, पाइप में इनक्रस्टेशन कर देगा। इनक्रस्टेशन सर ये क्या होता है, हम पीछे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, सस्पेंडेड सॉलिड में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इनक्रस्टेशन क्या होता है, इनक्रस्टेशन कहने का मीन्स नेक्स्ट पॉइंट भी लिख रहा है, इसको पढ़ लीजिए फिर समझाते हैं। विच लीड्स टू रिड्यूस इन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। किसका, किसका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। भाई जो पानी आप सप्लाई करेंगे, कहीं भी पब्लिक वाटर सप्लाई करेंगे, किसी टाउनशिप में करेंगे, किसी सिटी में करेंगे, तो जब पानी जाएगा तो खुले में तो छोड़ नहीं देंगे, उसको क्या करना होगा, ग्राउंडेड करेंगे, पाइप में जाएगा, बंद पाइप में जाएगा। मींस पानी किस में जाएगा, पाइप में जाएगा, मींस पाइप में जाएगा वो वाटर। क्यों, क्योंकि ऊपर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए, उससे वजह से गंदगी ना हो कि हम ट्रीट करके वाटर दे दिए, पाइप में जा रहा है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ गंदगी मिल जाए। मींस क्या है कि पाइप में जब पानी जाएगा, अगर वाटर ज्यादा एल्कलाइन है तो मींस क्या करेगा, यहां देखिए ये क्या करेगा,
इस जगह से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपकी पाइप है, इसमें वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है तो कहने का मीन्स हुआ ये कि इसके नीचे इस पॉइंट पे कुछ चीजें प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, कुछ चीजें प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। जब ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगी तो इसका पर्टिकुलर डायमीटर तो होगा ना भैया, इस पाइप का डायमीटर होगा ना, इस पाइप का डायमीटर होगा, मीन्स क्या होगा, इस पाइप का डिस्चार्ज भी तो होगा ना, डिस्चार्ज तो होगा ना कि कितना डिस्चार्ज ये कैपेबल है, कितना डिस्चार्ज सप्लाई करता है। अब क्या है, पाइप का डायमीटर डी है और वो फिक्स था कि इतना डिस्चार्ज ये सप्लाई करता है वाटर। कैसे पता चला, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि A इंटू वी, मीन्स क्या हुआ, हमारा डिस्चार्ज इसी से तो फाइंड आउट करेंगे ना डिस्चार्ज कितना जा रहा है पानी में। अभी जा रहा है तो यहां से क्या है, डायमीटर, जब ये नीचे सेटल हो जाएगा भैया, ये नीचे बैठ जाएगा तो हमारे पाइप का डायमीटर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, मीन्स इसका डाया डिक्रीज कर जाएगा। डाया डिक्रीज किया मीन्स यहां से एकदम क्लियर हो गया कि भैया डाया डिक्रीज किया तो एरिया डिक्रीज कर गया, और एरिया डिक्रीज कर दिया तो इससे मिक्स फिक्स हो गया कि इसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यही ये लिखा हुआ है, विच लीड्स टू रिड्यूस इन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, मीन्स क्या करेगा, वो डिस्चार्ज जो उसका जितना डिस्चार्ज सप्लाई करना चाहिए, जितना डिमांड है उतना डिमांड नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, डिस्चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि पाइप का जो डायमीटर था अब उस पे नीचे क्या है, एल्गी बैठ चुका है, उस पे सस्पेंडेड मटेरियल बैठ चुका है। किसकी वजह से, अल्कलाइन वाटर होने की वजह से कुछ प्रेसिपिटेशन बन गया है नीचे और वो पाइप पे सेटल हो गया है, उसकी वजह से हमारे पाइप का डायमीटर डिक्रीज कर गया। अगर पाइप का डायमीटर डिक्रीज कर गया तो उसका एरिया डिक्रीज कर गया, एरिया डिक्रीज कर गया तो यहां से एकदम क्लियर हो गया कि उसका डिस्चार्ज भी डिक्रीज कर जाएगा। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा कि इसके डिस्चार्ज की कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। अब कैसे रिड्यूस करता है, सर इसमें सस्पेंडेड मटेरियल था नहीं, लेकिन केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो कुछ पार्ट तो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, नीचे बैठेगा ना, वो केमिकल जब मिलेंगे तो कुछ पार्ट नीचे बैठेगा ना। कभी केमिकल ऐड करिए तो क्या करता है, वो नीचे जाके बैठता है ना, कुछ देर के बाद उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ड्यू टू ग्रेविटी वो पानी में चलता हुआ पार्टिकल धीरे धीरे सेटल होने लगता है। तो सेम ऐसे पाइप में पानी जा रहा है, जब उसमें केमिकल एल्केनिटी प्रेजेंट है, ज्यादा है, तो उसके कुछ पार्ट तो सेटल डाउन होंगे ना, उस केमिकल में किसी के पार्टिकल की साइज तो होगी, वो पार्टिकल साइज धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, और सेटल डाउन होगा कहां, बॉटम ऑफ द पाइप, पाइप के बॉटम पे जाके सेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डायमीटर डिक्रीज करेगा, डायमीटर डिक्रीज कर गया, एरिया डिक्रीज कर गई। इससे एकदम क्लियर है, ड्यू टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, मींस क्या हुआ, डायमीटर डिक्रीज, सो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज कर गया। कैसे हुआ ये, एल्गी प्रेजेंट कैसे हुआ, कैसे आया उसमें, तो क्या करता है, कैसे ये हमारे वो डायमीटर को रिड्यूस कर रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं। क्या हुआ, यहां से देखिए CO3 कार्बोनेट आयन, ये क्या है, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, अब क्या है CO2, वहां से देखिए CO2 प्लस के साथ, CO2 प्लस के साथ एक रिएक्शन किया, और यहां से ये CO2 रिएक्शन करके क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब बन गया, आपके पानी में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो गया, मींस यहां से एक चीजें क्या क्लियर होके आई, ये क्या है, Ca+ है, यहां ये क्या है, Ca2+ है। जब ये मिला CO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के पार्ट मिला हुआ, इसमें Ca2+ मिला, तो ये क्या हुआ, दोनों आपस में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इससे एक रिएक्शन जनरेट हुई, रिएक्शन क्या है, CaCO3, और ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है,
प्रेसिपिटेट कर रहा है सर, ये क्या होता है? जैसे रेन वाटर प्रेसिपिटेशन होता है, जैसे पानी का प्रेसिपिटेशन होता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, सेम ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट हमारी पाइप के नीचे बॉटम पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। जब यही केमिकल जब नीचे बैठेगा तो पाइप का डायमीटर कम कर देगा। दूसरा और किसकी वजह से हो सकता है? पहला तो ये हुआ क्या, कार्बोनेट आयन प्लस कैल्शियम आयन के मिक्सचर से अगर ये प्रेजेंट है, कैल्शियम वाटर में प्रेजेंट होता है, अगर ये रिएक्शन हो गया तो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बना ये प्रेसिपिटेट होकर हमारे बॉटम पे बैठ गया। और तो कुछ चीजें मिलेंगी, और इस दूसरे चीजें तो भी होती होगी, उसको देखिए। दूसरा क्या है, OH नेगेटिव और मैग्नीशियम के साथ Mg2+ के साथ रिएक्शन कर लिया। OH नेगेटिव भी तो है पानी में, कहां, ये कहां से आया सर? ये यहां से आया भैया, ये क्या, H+OH नेगेटिव, ये तो था ही पानी में ऑलरेडी, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, वो भी क्या है, आयन में प्रेजेंट है। मींस क्या है, जब वो आयन में प्रेजेंट है बेटा, तो यहां से जब ये इस पे प्रेजेंट हुआ तो इनके बीच में तो रिएक्शन हो सकता है ना, इधर नेगेटिव उधर प्लस, और ये क्या, MgOH ट्वाइस बन गया। मींस क्या हुआ, जैसे ही ये बना एक दूसरा केमिकल बन गया, मींस क्या किया, ये भी प्रेसिपिटेट कर गया, और प्रेसिपिटेट करके कहां बैठ गया, बॉटम ऑफ द पाइप के बॉटम पे बैठ गया। तीसरा और क्या हो सकता है, अरे भैया OH है तो इसमें एल्यूमिनियम तो भी प्रेजेंट है ना, इसमें क्या है, OH प्लस Al3 प्रेजेंट है, इससे क्या बन जाएगा, AlOH का थ्राइस, ये भी प्रेसिपिटेट होकर हमारे पाइप के नीचे बैठ जाएगा। जो प्रेसिपिटेशन होगा, जो डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा, तो यही सब चीज तो है। यही केमिकल रिएक्शन जब बन के तैयार होगा तो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या कर नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो डायमीटर डिक्रीज कर जाएगा, डायमीटर डिक्रीज कर गया तो चीज एकदम साफ हो गई कि हमारे पाइप की जो डिस्चार्ज करने कैपेसिटी था वो रिड्यूस कर गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब क्या है, आयरन प्रेजेंट है, OH नेगेटिव प्लस Fe3, यहां से क्या बना, FeOH थ्राइस, ये भी प्रेसिपिटेट करके कहां बैठ गया, पाइप पे बैठ गया। इसी की वजह से यही इंपैक्ट होगा कि अगर एल्कलाइन वाटर होगा तो ये इंपैक्ट हो सकते हैं, उसमें कड़वाहट आ जाएगी। जो मेजर ऑब्जेक्शनेबल है, जो सबसे ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ता है वो किसका, कि जिस पाइप में पानी का फ्लो करा रहे हो, जिस पानी आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कर रहे हैं जिस पाइप के थ्रू, उस पाइप में ही अगर वो सेटल होने लगा, उसी से रिएक्शन करके वो बॉटम पे बैठने लगा, मींस पाइप का डायमीटर तो डिफाइंड है ना भैया, किसी इतना वाटर में सप्लाई करना है तो इतने डायमीटर रख दो, इतना डिस्चार्ज से फ्लो हो पाएगा। अब अगर डायमीटर कम होना शुरू हो गया, प्रेसिपिटेट होने लगे, मटेरियल प्रेसिपिटेट रिएक्शन होकर नीचे बैठना शुरू कर गया, मींस एक एल्गी जनरेट होने लगा, मींस कि अब पाइप की बॉटम पे बैठने लगा। मींस क्या हुआ, यहां से एक चीजें क्लियर हो गई कि हमारे वाटर की जो कैपेसिटी था, जो पाइप का डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी था, वो रिड्यूस हो गया। ये इसका इंपैक्ट था। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इंपैक्ट पे हम लोग डिस्कस कर लिया। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे, इस पे डिस्कस किया जाए। फैक्ट कहता है कि एल्कलिनिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 होता है, तभी, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होता है वो 6.5 टू 8.5 के बीच में रह करता है। 6.5 के बिलो वाला वाटर भी हम लोग यूज नहीं करते, और इधर इसका 8.5 के बाद वाला भी वाटर को हम लोग यूज नहीं करते, बट हम नॉर्मली जो कहते हैं कि 9.2 के बाद के वाटर का हम लोग यूज नहीं करते। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो पीएच की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है। तब के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फैक्ट ये बताता है कि यही दो मेजर टर्म हैं। मेजर टर्म कौन कौन से हैं, एक तो बाइकार्बोनेट, एक हाइड्रोक्सी, OH नेगेटिव। मींस क्या हुआ, एल्कलिनिटी डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट सम टाइम। ये दोनों क्या है, एल्कलिनिटी डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट सम टाइम, और ऐसी कंडीशन है कि ये एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा क्या है, इसका रिएक्शन देखें, CO3 नेगेटिव प्लस H प्लस, यहां से क्या बन के आया, यहां से बन गया हमारा बाइकार्बोनेट बन गया। क्या बना, बाइकार्बोनेट।
और यहां से H प्लस आयन निकला, H प्लस आयन निकला या इसमें जुड़ गया तो फिर से ये क्या बन जाएगा, इसको या जुड़ गया या निकल गया। ये जब इसमें ऐड हुआ तो HCO3 बना, प्लस फिर से इसमें H प्लस आयन ऐड हुआ और फिर से ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया भैया, कार्बोनिक एसिड बन गया। इसे क्या करके इसका मेजरमेंट ऐसे करेंगे। अब आइए इस डायग्राम के थ्रू समझिए। डायग्राम से देखिए आप, इस पॉइंट पे था वाटर, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कराना है। कहां लेके आना है, 4.5 पे लेके आना है। इसका रिएक्शन देखिए, तो रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है, रिएक्शन वही है, रिएक्शन जो हमने पढ़ा कि क्या हुआ भैया, H2O है, H2O ब्रेक होगा और ब्रेक होगा किस फॉर्म में ब्रेक होगा, OH नेगेटिव प्लस H प्लस में ब्रेक होगा। यहां से ब्रेक हुआ प्लस ये दूसरा क्या है, CO3 प्लस H बन जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, CO3 2 नेगेटिव प्लस इसमें H प्लस आयन ऐड हो गया और ये क्या बन गया, SCO3 नेगेटिव बन गया। तो पहले वाले में जो 8.32 10 के बीच में है, इसकी वैल्यू वो वहां क्या क्या रिएक्शन होगा, यही रिएक्शन होगा। और डायग्राम धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8.32 4.5 लेके आना है। मींस क्या हुआ, अब ये जो बाइकार्बोनेट है, ये वाला टर्म, अब ये वाला टर्म यहां आ गया। मींस क्या है, SCO3 बाइकार्बोनेट के साथ एक H प्लस आयन का और कंसेंट्रेशन होता है और रिएक्शन होता है और साथ जुड़ता है। यहां से क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आफ्टर हाफ ऑफ कार्बोनेट। मींस क्या है, आफ्टर हाफ ऑफ कार्बोनेट क्या हुआ, ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। क्या बना, कार्बोनिक एसिड बन गया। और कार्बोनिक एसिड जब ये बना, फिर बाद में यही टूट के क्या बन जाएगा भैया, वर्जिनल कार्बोनेट ये बन जाएगा। वर्जिनल कार्बोनेट फॉर्म में ये फिर से H प्लस आयन हुआ। और ये देखिए, ये M है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज होल प्रोसेस, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज होल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में हमने जितना एसिड अप्लाई किया, जितना एसिड यूज किया, उसके बारे में बात कर रहा है। बट हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक मानेंगे कि P, अभी जो तुरंत अर्जेंट में जो मैंने यूज किया एसिड, उसका और होल प्रोसेस में जो मैंने एसिड यूज किया, इनके बीच का भी रिलेशन होगा। उसको अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो चीजें ये होने वाली हैं। यहां से ये चीजें आपको दिख रही हैं। अब इसका यूज क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का है कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम लोग लैब में जाएंगे। लैब में गए, लैब में हमारा सारा व्यूरेट, रिपेट, हमारा फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, व्यूरेट है, इन सब चीज़ों को लिया। वहाँ डिस्टिल वाटर भी आपके पास है, H2SO4 भी आपके साथ वहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू लेंगे। वैल्यू क्या लेंगे, हम एक केमिकल रिएक्शन बनाएंगे। केमिकल रिएक्शन किसका बनाएंगे, 0.02 नॉर्मेलिटी का H2SO4, इस पे हम लोग एक इसका केमिकल रिएक्शन बनाएंगे। एक वो बनाएंगे, रिएक्शन बना के रखेंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्यूशन को रखा और उसी सॉल्यूशन को हम लोग कहां, अपने व्यूरेट में, व्यूरेट में क्या किया, ये व्यूरेट है आपका, इसमें ऐड कर लिया यहां। ठीक, अब ये ऐड कर लिया, मीन्स क्या है कि इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, ये मान लीजिए V वॉल्यूम है, मीन्स ये कितना बचा, 100 माइनस V, टोटल 100 था। ठीक, तो इसमें क्या है, अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन को भर दिया, सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दिया। सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, सॉल्यूशन हमारे व्यूरेट में भरा जा चुका है। केमिकल जब आप जाएंगे लैब में गए तो उसको व्यूरेट में भर दिया। अब फिर हमें सैंपल लेना होगा। जिस वाटर का आपको एल्कलिनिटी मेजर करना है, आप अपने घर का पानी ले लीजिए, आप कहीं का टैप वाटर ले लीजिए, किसी नल का पानी ले लीजिए, तो आप सैंपल ले लीजिए, 25 ml आप सैंपल ले लीजिए। सैंपल को लेके आइए। अब ब्यूरेट में आपने क्या भरा है, अगर इसको हम दूसरे टर्म में कहें तो क्या ये N/50 है क्या, देखिए अगर इसको देखिए तो क्या है 0.1 डिवाइडेड बाई 5, मीन्स यहां से आया 0.02, ये है तो यही,
इसको दूसरे टर्म में इसको लिखा जा सकता है कि जो ये नॉर्मलिटी बना है भैया वो N/50 का H2SO4 का एक सॉल्यूशन बना हुआ है। उसी सॉल्यूशन को हम अपने ब्यूरेट में फिल करेंगे। अब सैंपल लेके आए, उसी सैंपल में हमें क्या है, कुछ केमिकल ऐड करने हैं, कुछ इंडिकेटर ऐड करने हैं उसकी एल्कलिनिटी फाइंड आउट करने के लिए। कुछ ऐड करनी है मींस कि इससे ये क्लियर हो गया कि क्या ऐड करना है। तो पहला है फेनोल्फथलीन। एक फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है जिसका पीएच होता है 8.6 टू 10.3, 8.6 टू 10.3 के बीच इसका पीएच होता है। अब इसका 1 to 2 ड्रॉप मींस 2 to 3 ड्रॉप इसमें क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप अपने सैंपल में ऐड कर लेंगे। जो आपने सैंपल लेके आया था, जो सैंपल आपने कलेक्ट किया था, उस सैंपल में आप क्या करेंगे, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर क्यों ऐड कर लेंगे उसमें, इसलिए ऐड करेंगे कि उसके एल्कलिनिटी को बढ़ाएंगे, मींस उसका पीएच इंक्रीज कराएंगे। पीएच उसका कितना लाई करता है, 8.6 टू 10.3 के बीच में उसका लाई करता है। मींस फेनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या है, बेसिक इंडिकेटर है। ये चीजें भी क्लियर हो गई कि फेनोल्फथलीन इंडिकेटर की पीएच इतना होता है जिसे हम लोग बेसिक बोलेंगे। या एल्कलाइन वाटर है, उसमें एल्कलिनिटी है, मींस उसका पीएच बेसिक है 10.6 टू 8.6 टू 10.3। अब क्या करना है, वी ऐड, क्या कह रहा है, वी ऐड इट बिफोर टाइट्रेशन। हम लोग क्या करेंगे, बिफोर टाइट्रेशन, जब तक अपने, अभी हम ब्यूरेट से कोई टचअप नहीं किया है, टाइट्रेट नहीं किया है, टाइट्रेट नहीं किया है मींस यहां से ये क्या होगा, यहीं से तो टाइट्रेट होगा। टाइट्रेट नहीं किया है मींस, टाइट्रेट नहीं किया है, इसका कहने का मींस है कि उसको हम लोग उसमें मिलाया नहीं है, टाइट्रेट नहीं किया है। ठीक, ये चीजें हुई कि अब हम सैंपल किया, उसमें 2 to 3 ड्रॉप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाया। अब फेनोल्फथलीन इंडिकेटर टाइट्रेशन, वाटर चेंज इट्स कलर पिंक। जैसे ही हम लोग 2 to 3 ड्रॉप उसमें पानी में जो सैंपल लिया है उसमें इंडिकेटर, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड किया, तुरंत आपका वाटर किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। चलिए, पिंक कलर को हो गया मींस अब क्या करें, अब उसी वाटर को जो पिंक कलर का हुआ है, जो सैंपल लिया है आपने, अब उसको ले जाइए ब्यूरेट के थ्रू, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको क्या कराइए, टाइट्रेट कराइए। अपने कोनिकल फ्लास्क में जो लिया है उसको टाइट्रेट कराइए और आप देखते रहिए। क्या देखते रहिए, देन वी स्टार्ट टाइट्रेशन एंड योर सैंपल बिकम येलो। पहले येलो होगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस इट्स मीन वाटर पीएच कितना हो गया, 8.3 हो गया। जैसे वो येलो होके कलरलेस हो गया मींस क्या हो गया कि अब हमारे वाटर सैंपल का पीएच कितना है, 8.3 है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, हाफ कार्बोनेट इज न्यूट्रलाइज। इससे ये क्लियर हो गया कि जो पानी में कार्बोनेट प्रेजेंट था, 100% कार्बोनेट प्रेजेंट था, उसका 0.5% मतलब 50% अब क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। हाफ कार्बन मींस होल CO3 मींस क्या हुआ, CO3 नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू किस में, यही तो हमारे डायग्राम में था, यही तो डायग्राम में था। क्या था कि ये कार्बोनेट अब किस में कन्वर्ट हो गया है, SCO3 में कन्वर्ट हो चुका है। यहां ये देखिए SCO3 में कन्वर्ट हो चुका है। वही ये यहां कह रहा है, क्या कह रहा है, चीजें आपको दिखे मींस क्या कह रहा, हाफ कार्बोनेट मींस होल CO3 नेगेटिव कन्वर्टेड टू क्या, बाइकार्बोनेट। किसमें, बाइकार्बोनेट, SCO3 में कन्वर्ट हो चुका होगा। जो सैंपल लिया है उसी सैंपल में अब ये कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट मींस क्या है, और ये नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा, SCO3 नेगेटिव होगा। जैसे और क्या, OH फुल न्यूट्रलाइज, उसमें जो OH था अब ये फुल न्यूट्रलाइज हो गया। मींस ये क्लियर हो गया कि आपका वाटर कैसा था, कास्टिक एल्कलाइन हो चुका है, क्योंकि OH जो प्रेजेंट था, OH नेगेटिव आयन, अब वो फुली न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस क्लियर हो गया कि अगर ये फुली न्यूट्रलाइज हुआ मींस वो कास्टिक एल्कलिनिटी था। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये फुली न्यूट्रलाइज हुआ मींस ये कास्टिक एल्कलिनिटी है।
नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, ये चीजें क्लियर हुआ, ये तो फेनाप्थलीन का था। अब यहां से ये आया कि हमारा जो पीएच था वो क्या 8.3 से 4.5 की तरफ आया। जो डायग्राम में यहां देखिए, आपको डायग्राम विजुअल देखते चलिए। अब देखिए 8.5 से थ्रू, ये 8.5 है, 8.5 के थ्रू अब नीचे कहां आया 4.5 की तरफ आ रहा है हमारा डायग्राम। पीएच अब धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर दिया। स्टार्ट कहां से था 10 से, अब डिक्रीज करके आया 8.5। 8.5 पे जब पहुंचा तो वहां जो कार्बोनेट आयन था अब वो क्या हो चुका था, हाफ ऑफ हो गया था, मींस हाफ न्यूट्रलाइज हो गया था। हाफ न्यूट्रलाइज हो गया था मींस इसके कहने का कि उसमें बाइकार्बोनेट के साथ ऐड हो गया, मींस उसमें H जुड़ चुका था और वो SCO3 नेगेटिव बन चुका था। अब इसके बाद क्या है, यहां से निकल के आया। अब जब इसमें आया तो अब इसमें क्या कर रहा है, पीएच क्या होगा 8.5 टू 4.5 की तरफ। देखिए धीरे धीरे डायग्राम हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए जब ये इस पॉइंट से आया, अब 8.3 से थ्रू हम कहां चलेंगे, 8.3 के थ्रू 4.5 की तरफ चलेंगे। अभी चले तो हाफ ऑफ कार्बोनेट न्यूट्रलाइज, ऑलरेडी हाफ ऑफ कार्बोनेट न्यूट्रलाइज हो चुका है, मींस हमारा क्या है, ये एसिडिक है। एसिडिक है मैंने क्या बताया था, एम क्या है, एम क्या है बेटा, एम जो है वो क्या है, क्या है, एसिड यूज इन होल स्टेज। क्या है, एसिड यूज इन होल स्टेज। इस सारे स्टेज में जो मैंने एसिड यूज किया, एसिड कौन सा, H2SO4, किसका, N/15 आर्मेल्टी का, उसको कैसे बोलते हैं 0.02 N H2SO4 का सॉल्यूशन। अब उसकी वजह से तो उसमें ऐड किया, और P क्या है, P क्या है, एसिड यूज इन फर्स्ट स्टेज, एसिड यूज इन फर्स्ट स्टेज। क्या P क्या है, एसिड यूज इन फर्स्ट स्टेज, मींस आधा तो हो चुका। तो क्या करेंगे, एसिड कितना बचा, M-P, M-P मींस क्या है, P तो हो चुका है, P क्या है, फर्स्ट स्टेज में मैंने यूज किया, M क्या है, होल स्टेज में जो एसिड यूज करेंगे उसमें से P यूज कर चुके हैं, मींस क्या हुआ, M-P। यहां से हमें क्या मिल गया, बाइकार्बोनेट मिल गया, बाइकार्बोनेट मिल गया। एट pH 4.5, एट pH 4.5 पे ये क्या हो गया, जो हमारी वैल्यू बनी वो SCO3 नेगेटिव प्लस CO3 नेगेटिव, और यहां से हमें मिल गया M की वैल्यू, होल एसिडिक मिल गया, होल एसिड हमें यहां से मिल गया। अब आइए नेक्स्ट सेकेंड स्टेज पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद अब हम सेकेंड स्टेज पे चले। सेकेंड स्टेज पे जब हम लोग गए तो सेकेंड स्टेज में पहला स्टेज क्या था, फेनाप्थलीन एसिड को, फेनाप्थलीन इंडिकेटर ऐड किया तो 8.3 टू 10.5 के बीच में, 10 तक उसका क्या, 10.5 के आसपास उसका पीएच गया, उस पीएच के बाद 10 गया। अब हम लोग क्या किया, ऐड, कब ऐड करेंगे, अब हमको पीएच को कहां लेके आना है, 2.4 के आसपास, 2.8 के आसपास लेके आना है मींस क्या, वी ऐड क्या, मेथिल ऑरेंज, किसमें, उसी सैंपल में जो आपने सैंपल कलेक्ट किया था, जिसमें फेनाप्थलीन इंडिकेटर मिलाया था, जिसको आपने टाइट्रेट किया था, उसी सैंपल में आप क्या ऐड कर दीजिए, 2 to 3 ड्रॉप क्या ऐड कर दीजिए बेटा, उसमें मेथिल ऑरेंज ऐड कर दीजिए। और मेथिल ऑरेंज कैसा होता है, मेथिल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक होता है, और वो आपके इसके पीएच वैल्यू देख के भी पता चल रहा होगा, 2.82 कितना है, 4.4 है, मींस एसिडिक है। जब उसमें ऐड करेंगे, जैसे ही आप उसमें ऐड किया, वी ऐड इट ऑल 8.3 pH, व्हेन ऐड इन वाटर कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू ऑरेंज रेड। जो कलरलेस वाटर था, जैसे उसमें फेनाप्थलीन क्या मिलाया, मेथिल ऑरेंज ऐड किया 2 to 3 ड्रॉप, अब वो कैसा हो गया, कैसा हो गया, ऑरेंज रेड हो गया, कैसा, ऑरेंज रेड हो गया, ऑरेंज रेड हो गया, मींस कहने का उसका कलर ऑरेंज रेड की तरह दिखने लगा हमारा सैंपल। अब उसी सैंपल को
अभी मैंने टाइट्रेट नहीं किया, अब अगेन उसको ले जाइए, टाइट्रेट करिए, एंड देन अगेन वी स्टार्ट टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन को हमने स्टार्ट किया, फिर उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको अपने कोनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे रख के टाइट्रेट किया, और उसको टाइट्रेट करते करते व्हेन वाटर कलर बिकम कलरलेस इट्स मींस वाटर पीएच 4.4। जैसे ही हमारा रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर क्या हो जाए, कलरलेस हो जाएगा, ये क्लियर हो गया कि उसका पीएच कितना है भैया, 4.4 है। कीजिए, ये क्लियर हो गई। कौन कौन सा इंडिकेटर मिलाया, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाया फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑरेंज रेड इंडिकेटर मिलाया, मींस क्या है, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर मिलाया। इन्हीं दो इंडिकेटर से, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या था, वो था बेसिक इंडिकेटर है, बट मेथिल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है, क्या है, एसिडिक इंडिकेटर है। इन्हीं दोनों से मिक्स करके हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि P जो था, P क्या है, एसिड यूज इन फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो एसिड यूज किया था वो है M, क्या है, एसिड यूज होल स्टेज। अब देखिए, इफ P इक्वल टू, स्टेज में अगर P वहां 0 है, फर्स्ट स्टेज P 0 है, मीन्स ये क्लियर हो गया कि M डज नॉट इक्वल टू 0। उसमें होल स्टेज का जो एसिड है वो 0 नहीं होगा, भले फर्स्ट स्टेज में आपने एसिड ना ऐड किया हो, इससे आप ये क्लियर नहीं कह सकते कि वहां M भी, होल स्टेज का जो एसिड हो वो भी 0 हो। मीन्स यहां से चीजें क्लियर हुई कि ओनली SCO3 नेगेटिव इज प्रेजेंट। ये क्लियर हो गया कि यहां से बाइकार्बोनेट इसमें से क्या आ जाएगा बेटा, बाइकार्बोनेट इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक, फिर से अगर हम सेकंड स्टेप पे जाएं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज का एसिड है वो होल स्टेज के एसिड में वो दोनों इक्वल हो जाए, मींस जो फर्स्ट स्टेज में मैंने एसिड ऐड किया और जो सेकंड स्टेज में मैंने एसिड, जो होल स्टेज में मैंने एसिड यूज किया, वो दोनों में इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए मींस क्या हो गया, यहां से ये हो गया कि ओनली कॉस्टिक एल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, जो हमने किया है, जो मेजरमेंट किया, एकदम क्लियर। और ये सारे पॉइंट नोट पॉइंट हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। मींस क्या है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज का एसिड है, होल स्टेज एसिड आपस में इक्वल हो जाए, इससे एकदम क्लियर हो गया कि हमारा वाटर कैसा है, कॉस्टिक एल्कलिनिटी है। मींस यहां से चीज और क्लियर हो जाती है कि OH नेगेटिव फुली न्यूट्रलाइज हो चुका है, फुली न्यूट्रलाइज हो चुका है। ये चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए। सेकेंड स्टेज में, जब थर्ड स्टेज में चले, अब क्या है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज में एसिड यूज कर रहे हैं वो होल स्टेज का हाफ है, होल स्टेज का हाफ है। तब क्या कंडीशन बनता है, जो मैंने होल स्टेज में मैंने एसिड कुछ यूज किया, मैंने 10 ml मैंने यूज किया, अब यहां 5 ml है, हाफ है, तब क्या स्टेज बन सकता है, M/2 हुआ, ओनली कार्बोनेट आयन। मींस क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन होगा तो वहां सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट आयन होगा। दूसरा OH या ये बाइकार्बोनेट का कॉम्बिनेशन होगा, OH नेगेटिव एंड SCO3 नेगेटिव, इसी का कॉम्बिनेशन होगा, ये भी प्रेजेंट हो सकता है। या CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, OH या बाइकार्बोनेट, तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या केस बना है, P अगर हमारे होल एसिड का हाफ है तो या तो उसमें ओनली फॉर कार्बोनेट प्रेजेंट हो, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो, CO3 नेगेटिव 2 प्लस प्रेजेंट हो, या फिर OH नेगेटिव या SCO3 नेगेटिव प्रेजेंट हो, या तीनों प्रेजेंट हो। अब क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर 4 कंडीशन बन जाए, फोर्थ स्टेटमेंट अगर आपका बने कि P इज ग्रेटर देन M/2, मींस क्या है, जो आप फर्स्ट स्टेज में एसिड यूज कर रहे हैं वो M/2 जो होल स्टेज में यूज कर रहे हैं उसके आधा से ज्यादा हो, तब क्या कंडीशन होगा, तो वहां OH नेगेटिव एंड कार्बोनेट आयन एल्कलिनिटी प्रीडोमिनेट, मींस एल्कलिनिटी प्रीडोमिनेट कर रहा है, अब वो बढ़ रहा है। ठीक, मींस क्या है, बढ़ रहा है, से एक चीज क्लियर हो गया कि OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन SCO3 2 नेगेटिव। मींस यहां से क्लियर हो गया SCO3 नेगेटिव जो वैल्यू है वो बढ़ रही है।
चलिए अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेज में ये कह रहा है कि पीएच, यहां से एक चीज और निकल के आ रही है, ये नेगेटिव होगा कि अगर पी जो इनिशियल स्टेज में एसिड यूज हो रहा है वो होल स्टेज का आधा से कम हो तो मीन्स उसमें क्या होगा, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा, मीन्स एल्केनिटी यहां भी प्रीडोमिनेट कर रही है, यहां भी क्या कर रही है, प्रीडोमिनेट कर रही है। और इससे भी एक चीज और निकल के आ गया कि CO3 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव, और ये क्लियर हो गया कि हमारी एल्केनिटी इसमें प्रीडोमिनेट कर रही है, बढ़ रही है। मीन्स कि अगर हम इससे बात करें, अब क्या हुआ, हम लोगों ने मेजरमेंट भी कर लिया, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नोट इन रॉ वाटर वी गेट 5th ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग रॉ वाटर ले रहे हैं, नेचुरल वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, तो 5 ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसकी एवरेज वैल्यू लेके फाइंड आउट करेंगे। अब लास्ट पॉइंट आ गया, लिमिट कितनी होनी चाहिए। अब सब चीज तो आपने बता दिया सर, बट ये एल्केनिटी की लिमिट कितनी होती है जो पूछता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल की ये वैल्यू मैं बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहा हूं। ये IS कोड में दिया गया है, IS कोड में दिया गया है, कौन सा, 10500 के दिया है, 2012 का रिवीजन में ये वैल्यू लिखी हुई है। क्या कह रहा है, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है बेटा वो कितना, 200 मिलीग्राम पर लीटर एज ए कैल्शियम कार्बोनेट, मींस 200 ppm। दूसरा, ये कॉजेस फॉर रिजेक्शन की बात करेंगे, कितना है, 600 मिलीग्राम पर लीटर RPPM, ये वैल्यू होगी तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। हम लोगों ने एल्केनिटी के बारे में आज सारी बेसिक बातें कर ली, जितने मैक्सिमम इसका कॉन्सेप्ट था सब पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आप लोग इसको देखिए, देखने के बाद जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, हमारे मेक माई कैरियर के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां कमेंट करिए, और साथ ही साथ इसको बेटा अभी एज ए कॉन्सेप्ट आप इसको देखिए, जैसे हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कराएंगे तब आपको लगेगा कि क्या मैं इस क्वेश्चन को अप्लाई कर पा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा क्या अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहा हूं। तो वहां देखेंगे तो आपको 100% जो चीजें बताई गई हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हीं से अप्लाई करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए, थैंक यू।